नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि हमें बिहार में शिक्षक बनना है तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? मैं प्रियंका और आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि बीपीएससी टीआरई 4 आता है तो यदि अगर हम आज से ही तैयारी शुरू कर दें तो हमारी तैयारी की रणनीति क्या होगी, हमें कौन से बुक सोर्स अपने पास रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यदि किसी मित्र ने हमें सजेशन दे दिया कि नहीं भाई ये नहीं पढ़ो, वो वाली किताब पढ़ो, हो सकता है कि कोई मेरी फ्रेंड है उसने हमसे ये कह दिया कि नहीं भाई ये वाला सोर्स नहीं, आप इनकी क्लास देखिए या इस बुक सोर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर तैयारी शुरू करनी है तो बहुत कम सोर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके भी आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। जैसा कि वहां पे डोमिसाइल नीति में परिवर्तन हुआ, इस बार आपका कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीआरटी में, आप जानते ही हो कि पीआरटी में लगभग सामाजिक अध्ययन जो कि जीएस जनरल स्टडीज है ना, जीएस के उसमें आपका आता है ना। तो भाई सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या? जिसमें पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारी चीजें हमारी आती है। राष्ट्रीय आंदोलन हो, इन्वायरमेंट हो, करंट अफेयर थोड़ा बहुत हो, बिहार स्पेशल हो, यही तो बीपीएससी पीआरटी में आता है। तो हमें अब देखना है कि अगर टोटल पेपर जीएस का आता है और सारा का सारा एसएसटी का ही पोर्शन आता है तो हमें देखना है कि तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक सोर्स का यूज करें। और साथ ही साथ अगर हम 6 to 8 देखते हैं तो इसमें जीएस पोर्शन 40 और आपका 40-40 आपने जो भी 2 विषय चयन किए होंगे। क्योंकि आप जानते ही हो कि आप बिहार में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका मान के चलिए कि इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब, या फिर आप यहाँ पे अगर ज्योग्राफी रख लिया तो हिस्ट्री या इकोनॉमी या पॉलिटी, मतलब कोई भी एक आप कोई भी 2 ले सकते हो। एसएसटी पूरे 80 नंबर का आता है जो है एसएसटी में आपके क्वेश्चंस, बाकी 40 तो जीएस आता है, बाकी के 30 में आपके वही लैंग्वेज वाले हिस्सा होता है। अब देखो 9 to 10th में भी आपके 2 सब्जेक्ट एसएसटी में जो भी आपने चयन किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो अब हमें देखना, और बाकी 40 जीएस है। तो इसमें तैयारी देखो, जीएस में तो 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका तैयार हो जा रहा है। यदि हम अपने विषय पर कमांड बना लें तो वो 2 सब्जेक्ट यहां जीएस में आपके काम आएंगे। जैसे आपका अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो जीएस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सवाल गलत नहीं होगा। और जीएस में अगर ज्योग्राफी है तो भाई आप जिन टीचर से पढ़ोगे वो इन्वायरमेंट भी पढ़ाएंगे, तो इन्वायरमेंट के सवाल गलत नहीं होंगे। तो जो बचा वही सब्जेक्ट हमें तैयार करना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि हमारा बुक सोर्स क्या होना चाहिए, मतलब हमें कौन सी महत्वपूर्ण 3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर जाइए। क्योंकि बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस है, यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी आयोग ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जितना भी पेपर कराया गया है, आप सभी पेपर का एनालिसिस करिए। ये मत सोचिए कि वो पीसीएस का है, सीडीपीओ का है या किसका है, सारा प्रीवियस ईयर जो है एनालिसिस कर लीजिए, उसके प्री के सवाल पूरे। और यहां तक कि प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी ने टीआरई कराया है उसके भी सारे के सारे सवाल आप एनालिसिस कर। पहला काम तो ये, क्योंकि घुमा फिरा करके सेम वही का वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा हमें एनसीईआरटी
एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि हम पूरा अगर देखें तो एनसीईआर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हमने मान लिया, यहाँ पे रुक जाइए, अगर हमको लगा कि ये ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में 90% जो सिलेबस आता है पेपर में, चाहे आप पीआरटी दीजिए, चाहे आप 6 to 8 दीजिए यानी अपर प्राइमरी दीजिए, या फिर आप 6 to 10 दीजिए, आपका जो है 90% तो एनसीईआरटी से ही आएगा। बाकी के 10% के लिए बिहार स्पेशल के लिए बिहार एससीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि 11th-12th में लगभग बिहार की जो एससीईआरटी की किताब होती है हूबहू सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की तरह ही होता है, लेकिन बस बिहार एससीईआरटी पढ़ने से जो बिहार स्पेशल होता है ये तैयार हो जाता है, बिहार स्पेशल तैयार हो जाता है बस। तो ज्योग्राफी के लिए ये काम करना है। अब आते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 70% एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और 30% जो है एससीईआरटी। तो 70% आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें, 30% एससीईआरटी। अब आप कहोगे कि मैम जब आप ये कह रही हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिलता जुलता है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में एनसीईआरटी का वेटेज क्यों ज्यादा है? तो इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री में 70% एनसीईआरटी, 30% ही एससीईआरटी है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी से ज्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो बस 10% एससीईआरटी से आता है, वो भी आएगा नहीं तो नहीं आएगा। पूरा 100% ज्योग्राफी तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा 100% होता है, लेकिन हिस्ट्री में एनसीईआरटी का वेटेज 30% एससीईआरटी का होता है, यानी बिहार की राज्य की किताबें, क्योंकि बिहार राज्य में की जो किताबें हैं उस इतिहास में जितने भी बिहार के विभूति हैं, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है या किसी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा है, तो उनके लिए विशेष रूप से एससीईआरटी पुस्तकों में चैप्टर्स होते हैं। तो इस वजह से 30% एससीईआरटी का वेटेज और 70% एनसीईआरटी का वेटेज होता है। अब इकोनॉमी में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, यदि आप इकोनॉमी सब्जेक्ट रखे हो, इकोनॉमी सब्जेक्ट रखे हो, इकोनॉमिक्स रखे हो, तो इकोनॉमिक्स में मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा एनसीईआरटी, ये भी पूरा 80%, 80 क्या पूरा 90% एनसीईआरटी, 90% एनसीईआरटी ही इकोनॉमी से सवाल पूछा जाता है। 10% में आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से जोड़ के, जैसे कि बजट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इकोनॉमी है। अब पॉलिटी का, तो पॉलिटी की तो बात ही है। पॉलिटी में अगर हम आए तो आप सीधे कहोगे 70%, सेम टू सेम 70% एनसीईआरटी, क्योंकि हमें बिहार की विधानसभा, विधान परिषद का पूरा वो भी तो देखना है, तो इसलिए 30% एससीईआरटी इतनी आपको रखनी है। इसके अलावा कोई पुस्तक इस्तेमाल मत करिए। यदि सिलेक्शन लेना है तो बस इतना ही आपको सोर्स इस्तेमाल करना है, इसके अलावा नहीं करना है। अगर आप करते हो तो बस उन्हीं सब चक्र में फंसे रह जाओगे, और जितना जल्दी हो सकता है कि सिलेक्शन, आप सोचो कि इस बार टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए, उतनी ही देरी होगी। इतना अपना गांठ बांध करके रख लीजिए। अगर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिल पा रही है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, सारी किताबें उपलब्ध हैं, नहीं तो बाजार से खरीद के लाइए, क्योंकि हार्ड कॉपी पढ़ने में और ज्यादा अच्छी होती है। सारी जितना मैंने लिखा है। अब आपके मन में आएगा कि मैम हम कितनी क्लास से कितनी क्लास तक पढ़े, तो ज्योग्राफी में अगर मैं बताऊं बच्चों, तो ज्योग्राफी में तो पूरी 6 से लेकर के आप सीधे, अभी मैं बताती हूं कि एनसीईआरटी में क्या, पीआरटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, पीआरटी के लिए, तब तो आपको ज्योग्राफी पूरा 6 से लेके इंटर तक पढ़ लेना है,
क्योंकि सेम टू सेम इन्हीं सब जगहों से क्वेश्चन हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ज्योग्राफी अगर तैयार करना है पीआरटी के लिए तो 6 से इंटर, बाकी हिस्ट्री भी 6 से इंटर, है ना, 6 से इंटर। क्यों? क्योंकि इसी में एंशियन, मतलब आप जानते ही हो कि एंशियन हिस्ट्री और ये सारी चीजें। तो चलिए, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी की बात करेंगे, है ना, ज्योग्राफी की। अब देखो, अगर आपको 9th-10th देना है तो इसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे अगर हम 9th-10th की हिस्ट्री की बात करें, 9th-10th की हिस्ट्री की बात करें कि अगर आपको हिस्ट्री तैयार करना हो तो हिस्ट्री आपको कुछ नहीं, 9th-10th की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ डालिए। 9th-10th की एनसीईआरटी से हूबहू सवाल आपके पूछ लिए गए। और इसमें भी पूरा का पूरा अगर यहां से देखना है तो 6 to 8 में भी आपको कुछ नहीं करना है, पूरी 6 से लेकर के आप 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हिस्ट्री की। 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 6 to 8 वर्ग में अगर आपको देना है तो। और इसमें है तो आप 9th-10th की पूरी हिस्ट्री की, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। चलिए, और यहां भी पूरा 6 से लेके 10 तक की पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। और यहां भी 6 से लेके 10 तक आपको पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी। रही बात इकोनॉमी, तो इकोनॉमी तो इसी से तैयार हो जाएगा, मोस्टली ज्योग्राफी के ही सवाल आपके आते हैं। तो इकोनॉमी में भी बेसिक अब तो 6, 7, 8 प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सारी चीजें आपकी दिए ही है। तो पूरा 6 से लेके ये भी आप आराम से 10 तक का पूरा पढ़ लीजिए बस। तो आपको पूरी कंप्लीट एसएसटी पढ़ना है 6 से लेकर के पूरा हाई स्कूल तक। अगर बात करें पीआरटी की, तब पीआरटी अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें जीएस पोर्शन में आपका आता है। तो आराम से 6 से लेके इंटर तक का पूरा आपको पढ़ डालना है, ठीक है। तो ये सब आपका वेटेज होता है, तो इतनी महत्वपूर्ण है आपकी एनसीईआरटी। और तो मैंने आपसे कहा 3 टिप्स। 3 टिप्स का मतलब है, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा आप छोटे छोटे नोट्स बना डालिए। जैसे आप ये जैसे अगर आपका 2 विषय है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आप एक कॉपी ज्योग्राफी की बनाइए, एक हिस्ट्री की बनाइए। ज्योग्राफी में आप ऐसा करिए कि कक्षा 6 से शुरू हो जाइए और कोशिश करिए पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी दोनों रहे, है ना। क्योंकि 6 में जब पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें अक्षांश, देशांतर, मानचित्र के बारे में है। फिर 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो महासागरों के बारे में। 7th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी कहीं से मिल जाए तो वो ले आइए, वो पढ़ डालिए। तो ऐसे आपको करना। तो देखो, आज हम लोग विधिवत पूरा नहीं बात करेंगे क्योंकि समय बहुत है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कौन कौन सी एनसीईआरटी का पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है तो कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है ना, ये सारी चीजें देखनी। आगे देखिए, तो कुल मिला के 6 से 10 जो भी सब्जेक्ट आप 2 ले रहे हो, 6 से 10 का पूरा पढ़ डालो। पीआरटी है तो आपको इंटर तक पढ़ना होगा, है ना, इतनी सारी। अब देखो, प्रूफ के साथ हम आपको दिखाते हैं कि पेपर में कहां से सवाल आता है। तो देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ज्योग्राफी में पूछा गया था कि वर्षा जल को पलार यानी पालर पानी कहा जाता है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। अब देखो, ये सीधे आपके एनसीईआरटी से पूछे, और ये एनसीईआरटी का जल संसाधन वाले चैप्टर से, जल संसाधन वाले चैप्टर से है। और जल संसाधन के किस चैप्टर, ये क्लास 10th का, क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो जल संसाधन है, आई थिंक तीसरा या चौथा चैप्टर। अब देखो, यहीं पर वर्षा जल या पालर पानी जैसा कि क्षेत्रों में पुकारा जाता है, तो देख सकते हो आप। और ये ग्रीष्म काल में कहां पे, तो आप देख सकते हो राजस्थान, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आपका पेपर में पूछा गया। अभी हम और प्रूफ के साथ देखो,
ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, वो भी जल संसाधन से ही। सोचो, एक ही चैप्टर से 3-4 सवाल। लिखा है भारत के किस राज्य में सभी घरों पर छत वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये तो तमिलनाडु जवाब सही है, लेकिन ये पेपर में पूछा कहां से गया? तो आप देखो यहां से आपका पूछा गया। रुकिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रुक जाइए, एक जगह है यहीं पे अनिवार्य, यहाँ पे हमने एक जगह इसकी कटिंग लगाई है। रुकिए, एक जगह तमिलनाडु में ही अनिवार्य किया गया, ये भी उसी चैप्टर से है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद मिल जाएगा कि ये वहीं पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यही है, रुक जाइए दिखाते हैं। वैसे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, देखो ये जितनी भी कटिंग है आप खुद देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, ये देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये आपके एनसीईआरटी 10th वाली क्लास से ही, कृषि वाले चैप्टर से सेम टू सेम। देखो कॉफी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? सोन बेसिन, नीलगिरी, छत्तीसगढ़। तो देखो यहीं पर यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे देखो सीधे लिखा है कि नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो देखो ये कहां से सवाल आया है? सीधे सीधे एनसीईआरटी से आपका सवाल आया है, ठीक है। अब देखो अभी एक और प्रश्न है आपका, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये देखो लिखा है कि निम्न में से किन पहाड़ियों में कॉफी अरेबिका किस्म को प्रारंभिक तौर पे शुरू किया गया था? अब देखो यही आपके एनसीईआरटी में यहां साफ तौर पे दिया है, देखो एकदम लिखा है ना, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। प्रारंभ में ये यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है और इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी पर हुई थी। तो देखो यही वाला सेम क्वेश्चन है, सीधे क्लास 10th की एनसीईआरटी से सीधे पूछ दिया। सही जवाब इसका बाबा बुदन होगा। तो ये प्रूफ है बच्चों। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूं। बाकी मैं डेली जब सुबह 9 बजे अपनी बीपीएससी की क्लास लेती हूं तो मेरे हर क्वेश्चन के पीछे देखो, इस क्वेश्चन में सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन से? अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज कि कौन होगा। कुछ लोगों को लगता था गुजरात, कर्नाटक। ये प्योर एनसीईआरटी से सवाल पूछ लिया और ये भी आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी से, क्लास 10th की एनसीईआरटी से ये सवाल पूछा गया है, कृषि वाले चैप्टर से, एग्रीकल्चर। अब देखो ये सवाल में आप ध्यान से देखो, यहां लिखा है कि जो कपास है ये महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास के मुख्य उत्पादक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो सारे ऑप्शन सही थे यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये सारा है। और ये कहीं और से नहीं, आपके एनसीईआरटी से ही आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक के रूप में? तो देखो इसमें से अगर जो नई वाली एनसीईआरटी पढ़ा हो, ये एनसीईआरटी में क्लास 9th की एनसीईआरटी है और क्लास 9th की एनसीईआरटी में ही मेरे प्यारे बच्चों आपका अपवाह तंत्र वाला चैप्टर है, वहीं पर ये दिया है। और देखो लिखा है ना, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी के बीच में जल विभाजक पर स्थित है। तो आप देख सकते हो, और यही आपके एनसीईआरटी में है और अंबाला देखो बीच में है। तो ये बाहर से कुछ नहीं है। हर टीचर, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप का नाम बदल के लक्षद्वीप पड़ा था। ये भी कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी के ही क्लास 9th के पहले चैप्टर से पूछा गया था और लिखा है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप का नाम 1973 में बदल के लक्षद्वीप पड़ा था। तो अगर मैं कराने लगूं बच्चों क्वेश्चन तो काफी समय हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो सही नहीं है। तो मैं अगले वीडियो में ये जरूर लेके आऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, और वो जल्दी ही इसी हफ्ते में मैं जो है नोटिफिकेशन जारी होने से पहले वो वीडियो लेके आ जाऊं। आज तो बस एक टिप्स पे है कि आप कौन से सोर्स फॉलो करिए, कुछ मत फॉलो करिए, कोई चीज नहीं आपको देखना है, बस आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो एससीईआरटी उतनी भी जरूरी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी घोल के आप पी लीजिए, बहुत जरूरी है। मैं प्रूफ के साथ मैंने दिखाया कि एनसीईआरटी के बाहर एकाध प्रश्न 10% प्रश्न एनसीईआरटी के बाहर आता है, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि 90% आपने सही कर लिया सवाल, और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए और नोट्स बना के रोज रिवाइज करिए, बाहरी कुछ मत पढ़िए, कोई साइड कोई कहता है कि मेरी बुक ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, कुछ मत पढ़िए, क्योंकि जब सोर्स ऐसे ही मिल जा रहा है एनसीईआरटी से तो हमें क्यों लेना है। आप एक काम कर सकते हो कि बुक एनसीईआरटी से पढ़िए, बाकी आप क्या करिए कि दृष्टि टीचिंग एग्जाम पे, है ना, दृष्टि टीचिंग जैसे आप जाइए और यहीं पे दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट पर जाइए और यहीं पे हमारे एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है, तो आप अपना पढ़िए और एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज से सवाल सॉल्व करिए। और बाकी वो भी नहीं कर सकते तो डेली यूट्यूब पे सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, उसमें आइए। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज है बच्चों, है ना, आप देखो नीचे की तरफ, ये देखो एनसीईआरटी है ना, हिंदी में पूरे 24 मंथ वैलिडिटी है और बहुत फी भी नहीं है ना, और 24 मंथ की वैलिडिटी है, बार बार किसी चीज को रिवीजन करिए और यहाँ पे आप एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो आपने देखा एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत फॉलो करिए, और प्रीवियस क्वेश्चन एक समझने, अंडरस्टैंडिंग बनाने का एक जरिया होता है। और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, अगली वीडियो हम कौन से एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़े वो हम अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।